नमस्कार, सुबह के 10 बज चुके हैं और हम हाजिर हैं लेकर हमारा ये विशेष बुलेटिन न्यूज एट 10। मैं हूं शहला निगार। कई बड़ी खबरों पर विस्तार से करेंगे बात, लेकिन आइए सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। जस्टिस बी.आर. गवई अब से कुछ देर में लेंगे सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश की शपथ। कई बड़े फैसलों में शामिल रहे जस्टिस गवई का इस साल 23 नवंबर तक होगा कार्यकाल। देश भर में निकाली जा रही है तिरंगा यात्रा। जवानों के शौर्य और साहस को सम्मान देने के लिए सड़कों पर उतरा जनसैलाब। अमृतसर में नकली शराब पीने से अब तक 21 लोगों की मौत, 10 आरोपी गिरफ्तार। डीएसपी और एसएचओ समेत 4 अधिकारी सस्पेंड। अमेरिका और सऊदी अरब के बीच $142 अरब का रक्षा समझौता। सीरिया पर लगे सभी प्रतिबंध हटाएगा अमेरिका। यूएन ने किया फैसले का स्वागत। शानदार अंदाज में शुरू हुआ कान फिल्म फेस्टिवल। सत्यजीत रे की फिल्म अरण्येर दिन रात्रि के रेस्टोर्ड वर्जन की होगी स्पेशल स्क्रीनिंग। तो आपको बता दें कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर के बाद जम्मू कश्मीर में अब हालात जो हैं वो सामान्य हो रहे हैं। अखनूर और सांबा से आज सुबह की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें आम लोग रोजमर्रा के कामकाज निपटाते हुए नजर आ रहे हैं। स्कूल भी खुल चुके हैं, बस अड्डे और दुकानें भी खुल गई हैं। सांबा में भी लोग अपने दैनिक कामों को सामान्य रूप से जारी रखे हुए हैं क्योंकि शहर में स्थिति सामान्य है। कल रात को जम्मू, सांबा, अखनूर और कठुआ में ड्रोन देखे जाने के बाद रात भर कोई ड्रोन नहीं देखा गया। वहीं फिरोजपुर पंजाब की बात की जाए तो यहां भी लोग अपने दैनिक कामकाज में लगे हुए हैं। बच्चे सामान्य रूप से स्कूल जा रहे हैं। शहर में स्थिति सामान्य है। कल रात यहां पर ड्रोन गोलीबारी या फिर गोलाबारी की कोई खबर नहीं मिली। तो ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जश्न देश भर में मनाया जा रहा है और इसी के तहत देश भर के रेलवे स्टेशनों को तिरंगे की रोशनी से सजाया गया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक्स पर कुछ तस्वीरें साझा की हैं जिसकी झलक आप भी देखिए। ये अभियान देश की इच्छा शक्ति और सेना के पराक्रम को समर्पित है। ऑपरेशन सिंदूर के संकल्प को सलाम करते हुए माता वैष्णो देवी कटरा स्टेशन, कामाख्या जंक्शन, जम्मू तवी स्टेशन, जोधपुर, बीकानेर, सवाई माधोपुर जंक्शन और तिरंगे की रोशनी से ये सारे जंक्शन जो हैं नहाए हुए नजर आ रहे हैं। वहीं सामाख्याली जंक्शन, फिरोजपुर कैंट, एकता नगर और बैजनाथ पपरोला के अलावा अन्य स्टेशन भी इस अभियान में शामिल हुए हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भारत शौर्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहे। भारतीय सशस्त्र बलों के सम्मान में निकाली गई इस यात्रा में लोगों को काफी उत्साह में देखा गया। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि भारतीय सेना के जवानों ने पाकिस्तान के दुस्साहस का मुंह तोड़ जवाब दिया है। पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो अंततः ऑपरेशन सिंदूर का एक अभियान चलाया गया। पाकिस्तान के द्वारा की गई हिमाकत को जिस मजबूती के साथ भारत के बहादुर जवानों ने, चाहे वो वायुसेना रही हो, थल सेना रही हो या नौसेना रही हो, इन सभी जवानों ने जिस मजबूती के साथ उसका जवाब दिया, दुनिया को संदेश भी दिया कि हम छेड़ेंगे नहीं, लेकिन कोई छेड़ेगा तो फिर उसको छोड़ेंगे भी नहीं। और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर पंजाब के पठानकोट में तिरंगा यात्रा को लेकर लोगों में काफी उत्साह है। लोगों ने कहा है कि जवानों ने हमेशा से ही देश का मान बढ़ाया है। इंडियन एयर फोर्सेस, हमारी इंडियन आर्मी ने, नेवल फोर्सेस ने जो हमारे देश का गौरव पूरे विश्व में बढ़ाया। बताया जाए कि भी पाकिस्तान का कितना नुकसान किया है
उस लक्ष्य में ये जो तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। देश की सेनाओं ने, एयरफोर्स ने, थल सेना द्वारा, नेवी द्वारा जो पाकिस्तान के अंदर तक गंभीर चोट उसको पहुंचाई है, देश की जनता इससे उत्साहित है। और ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में आज भारतीय सशस्त्र बलों के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाली गई। इसमें राज्य के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी, उप मुख्यमंत्री केवी सिंहदेव और पार्वती परिदा भी मौजूद रहीं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में आज सुबह तिरंगा यात्रा निकाली गई। इसमें राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत बड़ी संख्या में आम लोगों ने भाग लिया। इस मौके पर लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा था। भारत के ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद की कार्रवाई से भारत के डिफेंस सिस्टम को देखकर दुनिया हैरत में है। ये चर्चा आम है कि भारत ने पाकिस्तान की कई स्ट्रैटेजिक लोकेशन पर 8 एयरबेस समेत 13 टारगेट पर सटीक निशाना आखिर कैसे लगाया। और चलिए आपको लिए चलते हैं सीधे राष्ट्रपति भवन, जहां पर न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई अब से कुछ देर में देश के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेंगे। माननीय राष्ट्रपति महोदया, आपकी अनुमति हो तो समारोह का शुभारंभ किया जाए। भारत के मुख्य न्यायमूर्ति श्री भूषण रामकृष्ण गवई। मैं भूषण रामकृष्ण गवई, जो भारत के उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति नियुक्त हुआ हूँ, जो भारत के उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति नियुक्त हुआ हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। तथा मैं सम्यक प्रकार से और श्रद्धापूर्वक तथा अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक से अपने पद के कर्तव्यों का भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना पालन करूंगा। तथा मैं संविधान और विधियों की मर्यादा बनाए रखूंगा।
माननीय राष्ट्रपति महोदया, आपकी अनुमति हो तो समारोह का समापन किया जाए। राष्ट्रपति भवन का ये ऐतिहासिक दरबार हॉल, जहां माननीय राष्ट्रपति के द्वारा अनेक संवैधानिक पदों की शपथ दिलवाई जाती है, आज साक्षी बना भारत के 52वें मुख्य न्यायमूर्ति के शपथ ग्रहण समारोह का। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा न्यायमूर्ति गवई के परिवारजनों को बधाई दी जा रही है। ये भावुक कर देने वाला क्षण होता है। इस समय अग्रणी पंक्ति में विराजमान श्रीमती तेजस्विनी गवई, मास्टर ज्योतिरादित्य गवई, श्रीमती कमलताई गवई, श्रीमती करिश्मा गवई, श्रीमती अंजलि गायकवाड़, पूर्व चीफ जस्टिस संजीव खन्ना जी से अभिवादन स्वीकार करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी। यह क्षण एक और प्रमाण है भारत की लोकतांत्रिक परिपक्वता का, जहां किसी भी पृष्ठभूमि से आया व्यक्ति अपने कर्म, प्रतिभा और समर्पण से सर्वोच्च। तो ये सीधा प्रसारण आप राष्ट्रपति भवन से देख रहे थे, जहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 52वें चीफ जस्टिस के तौर पर जस्टिस BR गवई को जो है शपथ दिलाई। तो ये शपथ ग्रहण का शानदार समारोह जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे। अगर जस्टिस BR गवई के सफर को देखा जाए तो 24 नवंबर 1960 को अमरावती में जन्मे न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई 16 मार्च 1985 को बार एसोसिएशन में शामिल हुए। उन्होंने 1987 से 1990 तक बॉम्बे उच्च न्यायालय में स्वतंत्र रूप से वकालत की। 1990 के बाद उन्होंने मुख्य रूप से बॉम्बे उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ के समक्ष प्रैक्टिस की। उन्होंने संवैधानिक कानून और प्रशासनिक कानून में प्रैक्टिस की। 14 नवंबर 2003 को उन्हें बॉम्बे हाई कोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया और फिर 12 नवंबर 2005 को बॉम्बे हाई कोर्ट के स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। आपको बता दें वे 24 मई 2019 को देश के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत हुए। तो ये जस्टिस BR गवई का सफर जो कि शानदार सफर रहा है। 14 नवंबर 2003 को बॉम्बे हाई कोर्ट के स्थायी न्यायाधीश, 12 नवंबर 2005 को बॉम्बे हाई कोर्ट के स्थायी न्यायाधीश बने। तो अब 52वें चीफ जस्टिस के तौर पर जस्टिस BR गवई ने शपथ ली है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जस्टिस BR गवई को 52वें चीफ जस्टिस के तौर पर शपथ दिलाई। और अब आगे बढ़ेंगे खबरों में। आपको बता दें कि भारत के ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद की कार्रवाई से भारत के डिफेंस सिस्टम को देखकर दुनिया हैरत में है। ये चर्चा आम है कि भारत ने पाकिस्तान की कई स्ट्रैटेजिक लोकेशन पर 8 एयरबेस समेत 13 टारगेट पर आखिर सटीक निशाना कैसे लगाया। पाकिस्तान की हार की वजह आखिर क्या कुछ रही। दरअसल जब पाकिस्तान ने भारत के सैन्य ठिकानों और नागरिक ठिकानों पर हमला किया तो भारत की तरफ से मजबूत दीवार बनकर सामने आया आकाश तीर।
आकाश तीर ने पाक के हर नापाक मंसूबे का करारा जवाब दिया। आकाश तीर ही था जिसने पाकिस्तान के सभी हवाई ड्रोन, मिसाइलों, माइक्रो यूएवी और दूसरे हथियारों को भारत के हवाई क्षेत्र में आने से रोक दिया। पाकिस्तान के HQ-9 और HQ-16 ना इसका पता लगा पाए और ना ही इसे रोक पाए और आकाश तीर ने पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचाया। आकाश तीर शायद पहला ऑपरेशनल AI वॉर क्लाउड है जिसे पूरी तरह से बिना किसी विदेशी कंपोनेंट या फिर सैटेलाइट की मदद से बनाया गया है। आकाश तीर पूरी तरह से AI से चलने वाला ऑटोनोमस डिफेंस सिस्टम है। ये ड्रोन युद्ध में शामिल हुआ और टारगेट पर सटीक निशाना साधा। ये कंट्रोल रूम, रडार्स और एयर डिफेंस गन्स को रियल टाइम पिक्चर उपलब्ध कराता है जिससे कोऑर्डिनेटेड एयर डिफेंस ऑपरेशन को अंजाम दिया जाता है। इसे दुश्मन के विमानों, ड्रोन और मिसाइलों का पता लगाने, उन्हें ट्रैक करने और उन्हें निशाना बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। यह इसरो सैटेलाइट और NAVIC GPS जैसे दूसरे सिस्टम के कोऑर्डिनेशन में काम करता है। आकाश तीर के कारण भारत पहला गैर पश्चिमी देश बन गया है जो कि अपने ड्रोन सिस्टम, सैटेलाइट सर्विलांस और AI बैटलफील्ड कोऑर्डिनेशन को एक सिंगल रियल टाइम कॉम्बैट में तब्दील कर सकता है। कुल मिलाकर आकाश तीर ने पूरी दुनिया को दिखा दिया है कि वो दुनिया की किसी भी चीज से ज्यादा तेज गति से दुश्मन को देखता है, निर्णय लेता है और हमला करता है। तो आकाश तीर का सबसे विध्वंसक एलिमेंट है इसका कॉम्बैट AI। इसकी जो टेक्निक है और एक्यूरेसी, इसके कारण ये नाटो के वर्तमान बैटलफील्ड AI लूप्स को भी मात देता हुआ नजर आता है। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत के ऑपरेशन के दौरान आकाश तीर के ड्रोन हमले अनडिटेक्टेड थे। पाकिस्तान को अमेरिका से मिलने वाला अवाक्स और ग्राउंड रडार सिस्टम भारत के आकाश तीर के सामने कुछ भी नहीं कर पाया। बहुत से पाकिस्तानी रक्षा विशेषज्ञों ने माना कि उन्होंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। दुनिया भर में कई एक्सपर्ट्स ने इस बात को स्वीकार किया है, आकाश तीर की जो ताकत है उसको स्वीकार किया है। तो देश में रक्षा बजट की बात की जाए तो रक्षा बजट बीते 12 वर्षों में दोगुने से ज्यादा बढ़ा है, जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ाने, सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण करने और मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत करने के लिए भारत की दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाता है। रक्षा मंत्रालय से मिली जानकारी के अनुसार रक्षा बजट 2013-14 में 2.53 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 2025-26 में 6.81 लाख करोड़ रुपए हो गया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि रणनीतिक सुधारों, प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी और इनोवेशन ने स्वदेशी विनिर्माण को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और देश को आत्मनिर्भर भारत बनाने की पहल में अपना योगदान दिया। इसी के साथ देश की वैश्विक स्तर पर एक विश्वसनीय रक्षा निर्यातक के रूप में पहचान मजबूत हुई है और भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक विकास को भी मजबूती मिली है। भारत अब एक आयात निर्भर, सैन्य शक्ति से आत्मनिर्भर रक्षा उत्पादन निर्माण की ओर तीव्र गति से लगातार आगे बढ़ रहा है। देश में बनाए गए रक्षा उपकरण करीब 100 देशों को निर्यात किए जा रहे हैं। भारत की रक्षा क्षमताओं को वैश्विक स्तर पर मान्यता मिली है। वित्त वर्ष 2024-25 में यह बढ़कर 23,622 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। साल 2013-14 में देश का रक्षा निर्यात मात्र 686 करोड़ रुपए का था। साल 2013-14 के मुकाबले रक्षा निर्यात में 34 गुना वृद्धि हुई है। रक्षा क्षेत्र सार्वजनिक उपक्रमों DPSU ने वित्त वर्ष 2024-25 में अपने निर्यात में 42.85% की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है। वर्ष 2024-25 के रक्षा निर्यात में
निजी क्षेत्र का निर्यात 15,233 करोड़ रुपए और डिफेंस पीएसयू का 8,389 करोड़ रुपए था। तो वहीं निर्यात प्राधिकरण में 16.92% की वृद्धि हुई है। इसी अवधि के दौरान निर्यातकों की कुल संख्या में भी 17.4% की वृद्धि हुई है। करीब 100 देशों को भारत में बने रक्षा उत्पाद निर्यात किए जा रहे हैं। देश का रक्षा निर्यात साल 2029 तक बढ़ाकर 50,000 करोड़ रुपए करने का लक्ष्य है, जिससे वैश्विक रक्षा विनिर्माण में उसकी उपस्थिति मजबूत होगी। और आपको बता दें कि भारत सरकार ने नई दिल्ली स्थित पाकिस्तान उच्चायोग में कार्यरत एक पाकिस्तानी कर्मचारी को भारत में अपने आधिकारिक दर्जे के अनुरूप गतिविधियों में शामिल होने के कारण अवांछित व्यक्ति घोषित कर दिया है। कर्मचारी को 24 घंटे के भीतर भारत छोड़ने के लिए कहा गया है। पाकिस्तान उच्चायोग के प्रभारी को इस आशय का एक डिमार्श जारी किया गया है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरें जारी रहेंगी। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपको बता दें, भारत ने एक बार फिर से चीन को कड़ी फटकार लगाई है। अरुणाचल प्रदेश में जगहों के नाम बदलने की चीन की कोशिश पर भारत ने कड़ी आपत्ति दर्ज की है। भारत ने चीन को मुंहतोड़ जवाब देते हुए कहा है कि नाम बदलने से सच नहीं बदल जाता। विदेश मंत्रालय ने कहा कि चीन लगातार अरुणाचल प्रदेश में जगहों के नाम बदलने की व्यर्थ और बेतुकी कोशिशें कर रहा है। अपने सैद्धांतिक रुख के अनुरूप हम ऐसे प्रयासों को सिरे से खारिज करते हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि नाम बदलने से सच्चाई नहीं बदल जाएगी। अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। और खबर पंजाब की। पंजाब के अमृतसर में जहरीली शराब पीने से मरने वालों की संख्या बढ़कर 21 हो गई है। अमृतसर के मजीठा विधानसभा क्षेत्र के 4 गांव के लोगों ने सोमवार रात इथेनॉल से बनी नकली शराब पी ली थी। इस घटना में कई लोग गंभीर रूप से बीमार भी पड़े हैं। बीमारों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस ने इस मामले में अब तक 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए 2 आबकारी अधिकारी, 1 पुलिस उपाधीक्षक और 1 थाना प्रमुख को निलंबित कर दिया गया है। और इस साल अप्रैल में रिटेल महंगाई जो है वो घटकर 3.16% पर आ गई है, जो कि पिछले 6 सालों का सबसे निचला स्तर है। और इस गिरावट का मुख्य कारण सब्जियों, फलों और दालों और अन्य प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थों की कीमतों में कमी आना है। मार्च 2025 में ये महंगाई दर 3.34% और अप्रैल 2024 में 4.83% थी। अप्रैल में खाद्य वर्ग में खुदरा मुद्रास्फीति गिरकर 1.78% पर आ गई, जो 3 साल के न्यूनतम स्तर पर है। दरअसल रिजर्व बैंक ने महंगाई को नियंत्रित रखने के लिए अपनी प्रमुख ब्याज दर में 50 बेसिस पॉइंट्स की कटौती की है, ताकि कीमतों का दबाव कम हो सके। रिजर्व बैंक का मकसद महंगाई को 4% के आसपास बनाए रखने का है। और भारत ने अप्रैल 2024 से फरवरी 2025 के बीच कोयला आयात में 9.2% की गिरावट दर्ज की है। इस अवधि में 220 मिलियन टन से ज्यादा का कोयला आयात हुआ, जबकि पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में यह आंकड़ा लगभग 243 मिलियन टन था। इस कमी से लगभग 53,137 करोड़ रुपए के विदेशी मुद्रा की बचत हुई है। कोयला मंत्रालय के मुताबिक भारत सरकार ने घरेलू कोयला उत्पादन बढ़ाने और आयात कम करने के लिए वाणिज्यिक कोयला खनन और मिशन
कोकिंग कोल सहित कई कदम उठाए हैं। इन प्रयासों से पिछले वित्त वर्ष की तुलना में अप्रैल 2024 से फरवरी 2025 की अवधि के दौरान कोयला उत्पादन में 5.45% की वृद्धि हुई है। हालांकि कोयला आधारित बिजली उत्पादन में अप्रैल 2024 से फरवरी 2025 तक पिछले वर्ष की तुलना में 2.87% की वृद्धि हुई है। ये आयातित कोयले पर निर्भरता कम करने और कोयला उत्पादन में आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए भारत की ओर से किए जा रहे प्रयासों को रेखांकित करता है। और जम्मू कश्मीर में अंतर्देशीय जल परिवहन क्षेत्र को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। पत्तनपोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण यानी IWAI ने श्रीनगर में नया कार्यालय स्थापित किया है। IWAI ने जम्मू कश्मीर सरकार के साथ 3 राष्ट्रीय जलमार्गों NW26 चेनाब नदी, NW49 झेलम नदी और NW84 रावी नदी पर नदी परिवहन बुनियादी ढांचे के विकास के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। प्राधिकरण अब इस समझौता ज्ञापन के ढांचे के तहत विकास कार्य शुरू करेगा। इन कार्यों में जम्मू और कश्मीर में 10 स्थानों पर फ्लोटिंग जेटी की स्थापना, आवश्यकता अनुसार ड्रेजिंग द्वारा परिवहन योग्य जलमार्ग का विकास, रात्रि नौवहन सहायता और इन जलमार्गों पर जहाजों की सुरक्षित आवाजाही के लिए नियमित हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण शामिल हैं। मंत्रालय के मुताबिक IWAI और जम्मू कश्मीर सरकार के बीच ये साझेदारी एक महत्वपूर्ण कदम है जो पर्यावरण हितैषी पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ साथ स्थानीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने में मददगार साबित होगी। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। DD न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए DD न्यूज। नमस्कार।